तो मैं आज माई हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट मुझे अच्छे से याद नहीं है कि स्टोरी क्या थी, क्योंकि मैंने सारी स्टोरी डिलीट भी कर दी थी। तो मेरे पास जो उसने फिर से भेजे हैं, जो उसके पास बचे हुए पार्ट थे, वैसी है। और उसके बाद थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन अब बदल भी जाएगी, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो विंग था वो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ वांगजी का इंतज़ार कर रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। तभी जो वांगजी है वो ऊपर से आता है और फ़ोन में बात कर रहा था मिंगहुई से। फिर मिंगहुई से बात करते हुए नीचे आता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट सुशी भी लेकर आऊँगा। फिर वह एक बार बींग की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी को जाते देख के बटलर वांगजी से कहते हैं कि मास्टर, आप खाना क्यों नहीं खा लेते? तो वांगजी पीछे मुड़ता है और कहता है, बटलर मुझे भूख नहीं है। विंग अपना खाना खाने लगता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है, दरवाजे को जोर से बंद करते हुए। वांगजी के जाते विंग में थोड़ा सा खाकर वहाँ से उठ जाता है और जाके हॉल में बैठ जाता है और थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी विंग का मुंह लाइट करने के लिए अंकल हान विंग की ओर से बोलते हैं कि यंग मास्टर, आप बुरा मत मानिए, हम सब देख सकते हैं कि आप यूजली यंग मास्टर के लिए क्या कुछ नहीं करते। यंग मास्टर को एक दिन ज़रूर आपकी अच्छाई दिखेगी। यह सुनकर विंग कहता है, मेरी अच्छाई? वह तो मुझे देखता भी नहीं, तो वो मेरी अच्छाई क्या देख पाएगा? और फिर विंग अपने मन में बोलता है, मिंगहुई उसे एक कॉल में उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और वो मुझसे जो बातें करता है, मैं जानता हूँ वो इतना हार्टलेस नहीं है, पर अब मैं क्या करूँ? अब मैं थक चुका हूँ। विंग सर झुकाए नीचे देखता हुआ ये सब सोच ही रहा होता है। तभी जो बुल्ला हान थे वो विंग की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, मास्टर वे, चलिए मैं आपको ऊपर जाने में आपकी मदद करता हूँ। पर तभी विंग अंकल हान का हाथ जोर से दूर करता है और कहता है, डोंट टच मी। उसका शरीर एकदम से काँप रहा होता है और फिर वह उठ के दौड़ के वहाँ से भाग जाता है। बटलर हान उसे बुलाते ही रह जाते हैं। विंग अपने आप को अपने रूम में लाता है और अपने रूम का डोर जो है वो तेज़ी से बंद करता है और रूम उसी दरवाजे पे सट के जोर जोर से सांसें लेने लगता है और फिर अपने मन में सोचता है, मैं फिर से अपना आपा खो बैठा। विंग एकदम रोने ही वाला होता है। फिर उसे अपने पापा की एक बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि विंग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अपने साइकोलॉजिस्ट के पास ध्यान से जाते हो ना। वो डॉक्टर को फ़ोन लगाता है और कहता है, डॉक्टर, मैं ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर कहता है कि ठीक है, कल दोपहर में आ जाना। तो दूसरे दिन तभी विंग का डॉक्टर, जो कि वेनिंग था, वो कहता है, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम वापस आए और ट्रीटमेंट फिर से शुरू कर रहे हो। विंग से पूछता है कि जो दवाइयाँ मैंने तुम्हें पहले दी थी, क्या तुम उन्हें टाइम से लेते हो? लेकिन विंग पानी का ग्लास पकड़े हुए नीचे देखता बैठा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तो डॉक्टर वेनिंग स्माइल करता है और कहता है, चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम छोटी मोटी बातों से शुरू करते हैं। चलो तुम्हारे म्यूजिक से शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा म्यूजिक कैसा चल रहा है? तो विंग नीचे देखते हुए कहता है, बहुत अच्छा रहा, सब लोगों को मेरा नया गाना बहुत पसंद आया और फॉरेन स्टूडियो ने मुझे एक नए कॉपरेशन के लिए इनवाइट भी किया है। ये सुनकर विनिंग स्माइल करता है और कहता है, नॉट बैड। और बताओ, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इस टाइम पर क्या चल रहा है? तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है या नहीं? तो विंग पानी का ग्लास पकड़े हुए भी कांपने लगता है और बोलने में हेजिटेशन फील करता है। यह देखकर विनिंग कहता है, तुम इस कमरे में बिल्कुल सुरक्षित हो और हमारी बात भी एकदम प्राइवेट रखी जाएगी। तुम अच्छे होना चाहते हो, तुम्हारे दिल में जो भी है, तुम्हें अपने डॉक्टर को तो ये बात बतानी होगी ना। इतना सब कुछ डॉक्टर के समझाने के बाद तब जाके कहीं विंग बोलता है कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। जोर से बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वो दर्द भरी आवाज़ में कहता है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। विनिंग को सारी बातें बताता है। फिर टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो विंग को विदा करते हुए कहता है, आज का सेशन अच्छा रहा, अगले हफ्ते फिर इसी टाइम पर आना। विंग कहता है, थैंक यू डॉक्टर वेनिंग। तो वेनिंग कहता है, नो प्रॉब्लम।
पर विंग, एक बात याद रखना, तुम्हें खुद के लिए जीना है। तुम्हें ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। ओके, अब जाओ। कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर विंग को जाते हुए देखता है, फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है हेलो, ये मैं हूँ। और फिर वो दोनों कुछ आपस में बातें करने लगते हैं। और दूसरी ओर विंग रास्ते में ऐसे पैदल जा रहा होता है और फिर वह अचानक एक शॉप के सामने रुकता है और कहता है मैं अचानक ही अनजाने में चलते हुए यहाँ पर आ गया। वो उस दुकान के बाहर से ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहा होता है। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग एकदम फ्लिंच हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो? जियांग चंग होता है और फिर वो कहता है मुझे भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पसंद हैं। पकड़ के कहता है लेट्स गो, चलो अंदर चलते हैं और इन्हें ट्राई करते हैं। विंग तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ा कर कहता है जो लोग अंदर हैं उन्हें परेशान मत करो और मुझे भी वापस जाना चाहिए। तो जियांग चंग विंग से कहता है सॉरी, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैं भूल गया था कि तुम्हें लोगों से फिजिकल कांटेक्ट करना पसंद नहीं है। विंग कहता है इट्स ऑल राइट, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर जियांग चंग विंग को एक शॉप की ओर इशारा करते हुए बोलता है बाय द वे विंग, मेरे स्टूडियो में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लाए गए हैं, क्या तुम उन्हें ट्राई करना चाहोगे? पर विंग कुछ भी नहीं बोलता। तो जियांग चंग उसकी ओर पपी आइज से देखता है। तो फिर विंग मान जाता है और कहता है ओके। जियांग चंग तो बहुत ही खुश हो जाता है और प्यारी से स्माइल करके कहता है लेट्स गो। तो दोनों स्टूडियो पे पहुंच जाते हैं। विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाउशे शरण के लिखे हुए म्यूजिक, मतलब गाए हुए म्यूजिक एक कविता की तरह है। वो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख ही रहा होता है। उस सारे इंस्ट्रूमेंट के बीच में वहाँ पर एक बांसुरी भी थी जो बाउशे शरण की थी। कभी विंग सोचता है मैं बाउशे शरण की तरह पैदा होने, उनकी तरह म्यूज़िक में खोज करने और बहुत कुछ करने के लिए कितना इच्छुक था। बांसुरी वो हाथ में लेते हुए कहता है अब जब मुझे इसे बजाने का मौका मिला है तो क्या अब मैं इसे बजा सकूं? मैं इतना ब्रेव हो सकता हूँ। उस बांसुरी को बजाने में हिस्टेट फील कर रहा होता है। फिर वो आखिरकार उस बांसुरी को अपने ओठों के पास तक ला ही लेता है। फिर उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो बांसुरी को तुरंत ही अपने आप से दूर कर देता है। उसे 3 साल पहले की बात याद आती है। शादी का दूसरा दिन था और विंग बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन को सुनकर वांगची अंकल हान से पूछता है कि ये कौन बजा रहा है, मतलब क्या मिंगहुई वापस आ गई है? हान उसे बताते हैं कि नहीं, ये तो मिस्टर वे हैं। विंग जो बांसुरी बजा रहा होता है उसमें MH लिखा हुआ होता है, मतलब मिंगहुई। पर विंग को तो ये बात पता ही नहीं होती है। वजह से उस बांसुरी को बजा रहा होता है। वांगची जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा होता है गुस्से से विंग के रूम में आता है और गुस्से से जोर से दरवाज़ा खोलता है और विंग की कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाकर कहता है तुम्हें इस बांसुरी को हाथ लगाने की भी इजाज़त किसने दी? हमारे पास कौन सा क्वालिफिकेशन है इसे छूने के लिए? क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो? ये हड़बड़ाहट में उससे बोल देता है आई एम सॉरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होगी। वांगजी उसकी आंखों में देखकर गुस्सा जताते हुए जोर से कहता है शट अप। तुम्हारे जैसा व्यक्ति जिसने दूसरे की जगह ली है, दूसरे की चीज़ों को चुराया है, तुम जैसा इंसान इससे बचाने के लायक नहीं है। डिस्कस्टिंग हो और तुम कितना भी उसकी नकल करने की कोशिश करो, तुम हमेशा बुरे तीसरे व्यक्ति रहोगे। मिंगहुई से सीखने के बाद ही यहाँ पर बजा रहे हो, राइट? तो विंग चिल्लाकर कहता है मैंने किसी की नकल नहीं की। लेकिन वांगजी विंग का कॉलर जोर से छोड़ते हुए उसे धक्का देता है और कहता है तुम नकल कर रहे हो, इसे मना करने की हिम्मत भी मत करना। मिंगहुई की तरह बांसुरी बजाने का दिखावा कर रहे हो, तुम्हें इतनी हिम्मत दी, यहाँ तक कि ट्यून भी बहुत सिमिलर थी, फिर भी तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने नकल नहीं की। यह सब सुनकर शौक में पड़ जाता है और सोचता है उसकी बांसुरी। फिर वह बांसुरी पर लिखे उन 2 शब्दों को देखता है। वह बांसुरी में लिखे उन अक्षरों को पढ़ता है MH। फिर वो अपने मन में कहता है MH मतलब मिंगहुई, तो ये मिंगहुई की बांसुरी है। जी की वो कही हुई बात विंग के कानों में आज भी गूंजती रहती है कि तुम्हें
अब कभी भी बांसुरी बजाने की परमिशन नहीं है। विंग अपनी उन 3 साल पुरानी यादों में खोया ही हुआ होता है। तभी जियांग चेंग विंग का नाम लेकर उसे बार बार बुला रहा होता है, विंग विंग विंग। विंग अपनी सोच से बाहर आता है तो जियांग चेंग कहता है, विंग तुम इसे प्ले क्यों नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कहता और वो बांसुरी को उसकी जगह पर रख देता है। जियांग चेंग से कहता है, मैं बांसुरी बजाऊं, ये वांगजी को पसंद नहीं है। उनकी आवाज़ सुनकर जियांग चेंग जोर से बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या लान वांगजी ये नहीं चाहता कि तुम बांसुरी को बजाओ? जियांग चेंग विंग को हिम्मत देते हुए कहता है, किसी के लिए जो तुम्हें पसंद है उससे हार नहीं माननी चाहिए। ऑब्वियसली म्यूजिक से बहुत प्यार करते हो और तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, कैसे हार मान सकते हो? यह सुनकर विंग को डॉक्टर विनिंग की कही हुई बात याद आती है कि विंग तुम्हें खुद के लिए जीना है, बारे में ज़्यादा सोचो और जिससे तुम्हें खुशी मिले वही करो। विंग अपने मन में बोलता है, मुझे ये करना चाहिए, बस ये एक कदम उठाओ और बहादुर बनो। जियांग चेंग की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, मैं इसे फिर से बजाना शुरू करूँगा। और फिर वो एक लंबी गहरी सांस लेता है और बांसुरी को जेंटली उस की जगह से उसे उठाता है, हौले से अपने ओठों के करीब ले जाता है और फिर वो बांसुरी को बजाना शुरू कर देता है। उसके पास खड़ा उसे बांसुरी बजाते हुए देख रहा होता है। बांसुरी प्ले करते हुए अपने बचपन की याद आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वह धीरे से बांसुरी बजाना बंद करता है। जियांग चेंग तो बहुत बड़ी स्माइल लिए ताली बजा रहा होता है, कहता है, ऑसम, तुमने कमाल कर दिया। जियांग चेंग की ओर देखता है और कहता है, आज के लिए तुम्हारा थैंक्स जियांग चेंग। तो जियांग चेंग कहता है, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जब भी मन करे म्यूजिक में कुछ भी बजाने का, तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो अपने मन में बोलता है, और ऑलरेडी तुम इस बांसुरी के मालिक हो और ये अब तुम्हारा भी है। काफ़ी देर बाद जब विंग के वहाँ से जाने का टाइम होता है तो जियांग चेंग भी उसके साथ चलने लगता है। कहता है, मुझे जाते हुए देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। जिंग कहता है, एटलीस्ट मुझे तुम्हें कार में बैठते हुए तो देखने दो। जियांग चेंग विंग की ओर देखकर बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। जोर से कहता है जियांग चेंग, जरा ध्यान से। लेकिन फिर भी जियांग चेंग खंभे से टकरा ही जाता है। टकराने के बाद जियांग चेंग नीचे बैठ जाता है और रोनी सूरत बना के कहता है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। देखते हुए उसके पास आता है और कहता है, जल्दी अपना हाथ हटाओ, मुझे देखने दो। विंग रुमाल से हल्के हाथों से जियांग चेंग की चोट पर प्रेस करता है ताकि जियांग चेंग को दर्द ना हो। लेकिन कोई और था जो विंग और जियांग चेंग की ऐसे बैठे हुए पोजेस पे तस्वीरें खींच रहा होता है। जियांग चेंग और विंग इस बात से अनजान हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ फोटो ऐसे एंगल से खींची गई थी जो रियलिटी से एकदम अलग थी। दोनों की तस्वीरें देख रहा होता है, वो कोई और नहीं मिंग हुई थी। देखकर मिंग हुई के फेस पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ रात के वक्त जियांग चेंग अपने जियांग मेंशन में वापस आता है और चिल्लाकर बोलता है, मॉम डैड, मैं घर वापस आ गया। वहाँ लिविंग रूम के सोफे पर उसकी बड़ी बहन सोफे पर ही बैठी हुई होती है। उसका नाम जियांग यांगली था। यांगली ऑफिस के कुछ काम कर रही होती है तो वो कहती है, आवाज़ मत करो, वो लोग पहले ही सो गए हैं। जियांग चेंग अपनी से जियांग यांगली के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे दुलार करते हुए कहता है, सीजिए, आप इतनी रात तक काम कर रही हैं, सीजिए, सच में बहुत हार्ड वर्क करती हैं। तो जियांग यांगली उसकी ओर देखती है और कहती है, इतने टाइम बाद वापस आए हो और आते ही म्यूजिक स्टूडियो खोल लिया, ऑफिस के कामों पर जरा भी हाथ नहीं बटाते। जियांग अपनी सीजे का हाथ छोड़ देता है और कहता है, सीजिए, मैं कभी भी कंपनी के कामों को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। सीजिए, क्या आप मुझे इसके लिए ब्लेम कर रही हैं? यांगली उसे कहती है, उसके सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है, तुम्हें कंपनी के कामों को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मॉम डैड उसे हैंडल कर सकते हैं। जियांग चेंग कहता है, सीजिए, आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कहती है, बेंचिंग और लान वांगजी, हम उन दोनों को करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वांगजी विंग को बुली करता है, उन लोगों की फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर करना बंद करो। जियांग चेंग जोर से कहता है, सीजिए, आप जानती हैं कि मैं विंग को पसंद करता हूँ। तुम ये बात बहुत पहले से जानती हो, मेरी उसके लिए फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। सीजिए। जियांग चेंग की ये बातें सुनकर
जियांग हेली कुछ नहीं बोल पाती और वो बस जियांग चेंग की ओर देखती रह जाती है। अफसोस जताते हुए कहता है कि अगर मैंने शुरुआत से ही हार्डवर्क किया होता तो या अगर ये फोर्सफुली भी होता तब भी मैं विंग को कभी भी वांगजी के करीब नहीं जाने देता। तरह से हमारा विंग कभी दुखी नहीं होता। वो आखिरी में मुझे एक्सेप्ट करने से मना भी करे तो भी मेरे लिए ये काफ़ी है कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी खुश रहूँगा। जियांग हेली स्माइल करती है और स्माइल करते हुए जियांग चेंग के सर पर पेट करती है और कहती है, तुम जो करना चाहते हो वो करो, भाई सीजी तुम्हारे साथ है। जियांग फैमिली में बहुत रेयर है कि वो सच में किसी ऐसे पर्सन से मिले जिससे वो बहुत प्यार करते हों, इसलिए आगे बढ़ो। स्माइल करते हुए कहती हैं, फिर भी तुम्हारा दुश्मन तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है। चिंग ये सुनकर स्माइल करते हुए जियांग हेली के गले लग जाता है और कहता है, मुझे पता है, थैंक यू सीजी के सपोर्ट के साथ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। दूसरी ओर विंग सोशल मीडिया अकाउंट पर एंटर करता है